गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण काम में लिए थे उनकी बात की थी। अब से पहले हमने इस चैप्टर के अंतर्गत आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, वंशागत या विभिन्नताएं, मेंडलवाद, मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल के द्वारा अपने प्रयोगों के लिए काम में मटर के पौधे को काम में ले जाने के कारण। और इसी के साथ सबसे अंत में हमने संकरण प्रयोगों के लिए जो 7 जोड़ी लक्षण मेंडल ने शामिल किए थे उन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की हमने सूची अब से पहले कंप्लीट अध्ययन कर लिया। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी यानी आनुवांशिक शब्दावली की बात कर रहे हैं। आनुवांशिक शब्दावली का मतलब मेंडल ने जब अपने संकरण प्रयोग किए थे तो कुछ टेक्निकल वर्डों का इस्तेमाल किया था अपनी जो संकरण प्रयोगों की जो प्रक्रिया थी उसको समझाने के लिए। जैसे जनक पौधे इस्तेमाल, जैसे जिन पौधों से इसने नई संततियाँ तैयार की थी तो जिन पौधों को इसने काम में लिया उन्हें जनक पौधे, उन पौधों से प्राप्त होने वाले पौधों को F1 पीढ़ी फर्स्ट पीलियल, फिर F1 पीढ़ी के मध्य संकरण कराकर प्राप्त होने वाले पौधों को F2 पीढ़ी। जो एक जीव से दूसरे जीव में लक्षण या गुणों का स्थानांतरण होता है तो इन गुणों या लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को इसने कारक कहा। तो इस तरीके से युग्म विकल्पी, समयुग्मनजी, विषम युग्मनजी, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ऐसे कुछ टेक्निकल शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम टर्मिनोलॉजी या आनुवांशिक शब्दावली के अंतर्गत करेंगे। तकरीबन मेंडल ने अपने असंकरण प्रयोगों के लिए 18 से पूर्व क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं हम जीन की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जीन की। जीन मेंडल ने बताया कि किसी भी जीव के शरीर का कोई भी लक्षण है, किसी भी जीव के शरीर का कोई भी लक्षण, उस लक्षण को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? जीन करता है। तो इसने कुछ इस तरीके से बताया कि जीव के शरीर के किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। हालांकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पहले हम जीन के बारे में कुछ सामान्य बात कर लेते हैं। कई बच्चों को जीन का पता ही नहीं, जीन होता क्या है। देखो, जैसे हमें पता है कि प्रत्येक जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। हमारी कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक है उसमें क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो गुणसूत्र होते हैं ये किसी भी प्रजाति के लिए विशिष्ट होते हैं। यानी अलग अलग जीवों की जातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन एक ही जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा एक समान होती है। जैसे मानव प्रजाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46। अब ये जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों की जो इकाई है उसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। गुणसूत्रों पर जीन मौजूद होते हैं। तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि शरीर में क्या होती हैं? मतलब किसी भी जीव के शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। बहुत सारी कोशिकाएं जीव का शरीर बनाती हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है जो कोशिका विभाजन के समय किसका निर्माण करता है? गुणसूत्रों का। और गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? जीन। जीन में क्या मौजूद होता है? DNA, आनुवांशिक पदार्थ। यही आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं का या लक्षणों का निर्धारण करता है या नियंत्रण करता है। तो जो किसी भी जीव के शरीर का कोई लक्षण है उस लक्षण का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? जीन करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जीव के किसी भी शरीर के, या अपनी ऐसे बोलेंगे, जीव के किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले आनुवांशिक कारक को क्या कहते हैं? जीव के शरीर के किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले आनुवांशिक कारक को जीन कहते हैं। आनुवांशिक कारक को भाई क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, या जीन कहते हैं। ये तो होगी जीन की डेफिनेशन। लेकिन अगर बात करें मेंडल की, मेंडल ने जब अपने संकरण प्रयोग किए थे तो मेंडल ने तो जीन शब्द का कहीं इस्तेमाल किया ही नहीं था। हम जीन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीव के शरीर के किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जो आनुवांशिक इकाई है उसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। लेकिन अगर बात मेंडल के नियमों की करें या मेंडल की करें तो मेंडल ने जब अपने संकरण प्रयोग किए थे तो वहाँ पर जीन के बारे में इसने कोई बात नहीं करी थी। इसने जीन की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? तो अपन नोट लगा कर ये कह सकते हैं, मेंडल ने
जीन को कारक कहा था। मेंडल ने तो जीन को क्या कहा था? कारक कहा था। इसने आनुवांशिक किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कोई इकाई है उसके लिए इसने जीन की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? कारक शब्द इस्तेमाल किया था। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? कारक शब्द। जीन उस वक्त जीन के बारे में किसी प्रकार की कोई व्याख्या मेंडल ने नहीं की थी। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोहानसन ने सर्वप्रथम, जो जोहानसन थे, इन्होंने जीन की जगह, इस कारक की जगह कौन सा शब्द दिया था? जीन। जोहानसन ने सर्वप्रथम कारक को जीन कहा। जोहानसन वो वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम कारक को क्या कहा? जीन कहा, या कारक के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? जीन शब्द इस्तेमाल किया। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गया जीन के बारे में। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं युग्म विकल्पी। दूसरा जो टेक्निकल वर्ड है वो कौन सा है अपने पास? युग्म विकल्पी। देखो भाई, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन है, जीव के शरीर के किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है, उस जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं, एक जोड़े में या एक पेड़ में एक जोड़ा या एक पेड़ बनाते हैं। तो जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूपों का वही जोड़ा या पेयर क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी कहलाता है, जो किसी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने तो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी। अपन ऐसे कह सकते हैं, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। युग्म विकल्पी कहा जाता है। जीव के शरीर के किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है, जो एक पेड़ से या जोड़े के रूप में मौजूद होते हैं। इनमें से एक प्रभावी होता है तथा दूसरा अप्रभावी होता है। लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो मैं साथ के साथ बोलते जा रहा हूं। तो ये हो गया युग्म विकल्पी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं होमोजाइगस या समयुग्मनजी। अपना जो अगला टेक्निकल वर्ड है वो क्या है? मेंडल ने कौन सा काम में लिया था? एक शब्द समयुग्मनजी। समयुग्मजी, इसे होमोजाइगस भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? होमोजाइगस। देखो, होमोजाइगस या समयुग्मनजी क्या है? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन है, इसके जीन के दोनों विकल्पी एक समान हो। किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जो दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? समयुग्मनजी कहा जाता है। अभी हमने बात की कि भाई, सबसे पहले हमने बात करी जीन की। जीव के शरीर के किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले आनुवांशिक कारक को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। आनुवांशिक इकाई को क्या कहा जाता है? जीन। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए कहीं भी जीन शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जीन को ही क्या कहा था मेंडल ने? कारक। फिर बाद में जोहानसन ने सर्वप्रथम कारक को क्या कहा? जीन कहा। अब बात करें युग्म विकल्पी की, कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन के दो विपर्यासी स्वरूप हैं, एक पेड़ या जोड़े में मौजूद रहते हैं, तो जीन के विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी, जिसमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं समयुग्मनज या होमोजाइगस किसे कहा जाता है? तो ये एक जोड़े में मौजूद, एक युग्म विकल्पी के एक जोड़े में मौजूद दो स्वरूप हैं। ये दो स्वरूप अगर एक जैसे हों तो उसे क्या कहा जाता है? समयुग्मनज या होमोजाइगस कहा जाता है। तो अपन परिभाषा देंगे, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप एक जैसे हों
एक जैसे हों तो उसे समयुग्मनजी कहा जाता है। तब उन्हें क्या कहा जाता है? समयुग्मनजी। इसको अपन कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो लंबाई के लक्षण को आधार मानकर समझे कि समयुग्मनजी क्या है, पौधे की लंबाई के लक्षण के आधार पर। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे प्रयोगशाला के अंदर अपन ऑक्सीजन के अणु परमाणु की बात करते हैं या हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी तत्व के अणु परमाणु की बात करते हैं, तब जैसे मान लो अपन जल के अणु की बात कर रहे हैं, भाई जल का अणु सूत्र H2 होता है, तो वहाँ पर अपन जल को हाथ में तो ले लेते हैं ऐसे, लेकिन वो जल में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका एक अणु अपन निकाल के ऐसे थोड़ी उसको शो कर सकते हैं, तो अपन जल के लिए H2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु को क्लासरूम के अंदर अगर अपन बोर्ड पे बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु को दर्शाने के लिए O को काम में ले लेते हैं, और ऑक्सीजन के अणु को दर्शाने के लिए अपन O2 का प्रयोग करते हैं। ये ऑक्सीजन का अणु सूत्र है, ये O ऑक्सीजन का प्रतीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का सूत्र है। इस तरीके से अपन क्लासरूम में इनको दर्शाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई अपन इधर उधर से कहीं ऑक्सीजन का अणु पकड़ लिए और उसको दिखा दिए, या CO2 का अणु पकड़ लिए और उसको दिखा दिए, जल का अणु निकाल के उसको दिखा दिए। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए जिन लक्षणों के बारे में इसने बात करी थी, उन लक्षणों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को काम में लिया था। जैसे पौधे की लंबाई की बात करें तो एक तो ऐसे अपन पादप की लंबाई में लंबापन, बोनापन ऐसे ऐसे थ्योरेटिकल रूप में ऐसे लिखें। तो मेंडल ने क्या किया, जो अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स थे इनको काम में लिया। जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ तुम्हारे को, जैसे अगर हम बात करें पादप की लंबाई की, किसकी बात करें? पादप की लंबाई की बात करें। मान लो अब पादप की लंबाई के लिए इसने क्या किया, पादप की लंबाई तो लंबेपन का लक्षण और बोनेपन का लक्षण, इसको पौधों में दो प्रकार का लक्षण देखने को मिला। पादप की लंबाई के आधार पर इसको दो प्रकार के पौधे नजर आए, एक तो लंबे पौधे और एक बोने पौधे। तो लंबे पौधे के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द? तो इसने क्या कर दिया, लंबे पौधों को दर्शाने के लिए इस टाल्स, ठीक है, टी को उठा लिया, और लंबे पौधे के लंबेपन के लिए जो जिम्मेदार जीन था, इस जीन के दोनों युग्म विकल्पी में मौजूद दोनों स्वरूपों को दर्शाने के लिए इसने कैपिटल टी का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब लंबाई के लक्षण के लिए लंबाई के पौधे की लंबाई में दूसरे पौधे कैसे थे? बोने। तो बोने पौधे को दर्शाने के लिए भी इसी ने इसी टी का इस्तेमाल किया। बोने पौधे को दर्शाने के लिए किसी अलग से अलग लेटर्स को काम में लेने के बजाय इसी टी का इस्तेमाल किया, और बोनेपन के लिए जो जिम्मेदार जीन था उसके दोनों स्वरूपों को दर्शाने के लिए इसने स्मॉल टी काम में ले लिया। नहीं भाई, लंबेपन के लिए जिम्मेदार जीन के स्वरूप को दर्शाने के लिए इसने कैपिटल टी काम में ले लिया, और बोनेपन के लक्षण को दर्शाने के लिए जीन के स्वरूप के लिए इसने स्मॉल टी काम में ले लिया। ठीक है, तो ये भी एक युग्म विकल्पी हो गया और ये भी क्या हो गया, युग्म विकल्पी। लेकिन इसके भी दोनों युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप एक जैसे हैं, इसमें भी युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप एक जैसे हैं। तो ये भी क्या है, समयुग्मनजी, और ये भी क्या है, विषमयुग्मनजी। अब ये तो पादप की लंबाई के आधार पर हमने बात की है। हम मुख्य हाथ जोड़ी लक्षण जो मेंडल ने काम में लिए थे उनमें किसी भी लक्षण को आधार मानकर इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहो कि सर बीज का आकार ले लेते हैं। जैसे बीज के आकार की बात करें तो बीज के आकार में उसको दो प्रकार का दिखाई दिया। बीज का आकार दो प्रकार का देखने को मिला, एक तो गोल बीज और एक झुर्रीदार बीज। अब गोल को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? राउंड, ROUND, राउंड यानी गोल। और झुर्रीदार को क्या कहा जाता है? रिंकल्ड। तो रिंकल्ड के लिए कहाँ से शुरू होता है? W से। लेकिन इसने क्या किया कि बीज के आकार के लिए जो जीन जिम्मेदार था उस जीन के स्वरूपों को दर्शाने के लिए इसने इसी जो अंग्रेजी का ये जो राउंड शब्द का पहला लेटर था इसको उठा लिया, और कैपिटल R युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूपों को दर्शाने के लिए इसने कैपिटल R को काम में ले लिया। और जो झुर्रीदार बीज था उसके लिए इसने W काम में न लेकर इसी का स्मॉल लेटर काम में ले लिया, स्मॉल r। तो इसमें भी दोनों एक जैसे हैं, इसमें भी दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह अपन बीज के रंग के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे बीज का रंग, तो पीले रंग जो प्रभावी रंग था उसको दर्शाने के लिए इसने अंग्रेजी का लेटर काम में ले लिया, कैपिटल Y। ये पीले रंग के लक्षणों के लिए जिम्मेदार था, और जो हरे रंग था उसके लिए इसने काम में ले दिया स्मॉल y। इस तरह हर एक युग्म विकल्पी के जो दोनों स्वरूप हैं, अगर ये दोनों स्वरूप एक जैसे हैं तब उसे क्या कहा जाता है? समयुग्मनजी या होमोजाइगस कहा जाता है। इस तरीके से मेंडल ने
अपने संकरण प्रयोगों में जो लक्षण पादप में नजर आए थे, उन लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन के स्वरूपों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के लेटर्स का इसने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। आगे हम अगर पादप की लंबाई को आधार मानकर संकरण प्रयोग करेंगे तो उसमें लंबे पौधे को दर्शाने के लिए कैपिटल टी और बौने पौधे को दर्शाने के लिए स्मॉल टी काम में लेंगे, जिसकी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विषम युग्मनजी। अपना जो अगला पॉइंट है वो क्या है, विषम युग्मनजी। इसे हेटेरोजाइगस भी कहा जाता है, हेटेरोजाइगस भी कहा जाता है। सेम टू सेम वही डेफिनेशन है, बस इसमें क्या देखने को मिला कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप एक जैसे नहीं हों, सेम वही डेफिनेशन है जो यही थी। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप एक जैसे नहीं हो तब उसे क्या कहा जाता है, विषम युग्मनजी। जब दोनों स्वरूप एक जैसे हों तो समयुग्मनजी, और जब दोनों स्वरूप एक जैसे नहीं हो तो विषम युग्मनजी या हेटेरोजाइगस। जैसे मान लो अगर पौधा लंबा है लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको देखा गया तो पता चला कि पौधा तो लंबा है लेकिन लंबेपन के लक्षण के लिए जो जिम्मेदार जीन है उस जीन के जो विप्रेयासी स्वरूप, उस जिम्मेदार जीन का जो स्वरूप है उसके अंदर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, या अगर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, या एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ये पीले रंग के लिए, ये गोल बीज के लिए और ये लंबेपन के लिए। तो इसमें देखो युग्म विकल्पी के अंदर एक को हम कैपिटल टी से दर्शा रहे हैं और एक स्वरूप को स्मॉल टी से दर्शा रहे हैं। इसी तरह पादप की अगर बीज के आकार की बात करें तो बीज के आकार के लिए जिम्मेदार जीन के एक स्वरूप को हम कैपिटल आर से और दूसरे को कैपिटल स्मॉल आर से। अगर रंग की बात करें तो रंग को भी एक को कैपिटल वाई से और एक को स्मॉल वाई से। तो जब इस तरीके से हम इनको दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, हेटेरोजाइगस। ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। जैसे अगर ये बात करें तो ये पौधा लंबा है लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध लंबा नहीं है, इसके अंदर बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन भी बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन का स्वरूप भी इसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। और ये भी बीज गोल है लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर झुर्रीदार बीज के लिए जिम्मेदार जीन स्वरूप भी हमारे को दिखाई देगा। तो इस तरह जब किसी युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप एक जैसे नहीं हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विषम युग्मनजी या हेटेरोजाइगस। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करते हैं, और वो है लक्षण प्रारूप की बात करते हैं। हम सारे टेक्निकल शब्दों को एक साथ यहाँ पर अध्ययन करने के बाद हम एक बार लक्षण प्रारूप और जीनीय प्रारूप को और पढ़ लेते हैं। उसके बाद शेष बचे हुए की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की। देखो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या है। मेंडल ने जब मटर के पौधे तैयार किए तो मटर के पौधे तैयार करने के बाद जब मेंडल ने उनको ऐसे जाके देखा तो मेंडल को सीधी सी बात ऐसे सीधे आंखों से जो लक्षण पौधे पे देखने को नजर आए या सीधे आंखों से जो लक्षण पौधे पे दिखाई दे रहे थे उन्हें क्या कहा जाता है, लक्षण प्रारूप कहा जाता है। जैसे उसने अगर लंबाई की बात करें तो पौधे, बहुत सारे पौधे उसने जो उगाए थे उनमें से कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे बौने थे। तो ऐसे पौधे का आकार सीधा देखने से पता चल रहा था कि भाई कुछ पौधे आकार में लंबे हैं और कुछ पौधे क्या है, बौने हैं। और जैसे अगर हम बीज के आकार पुष्प की बात करें तो पुष्प की स्थिति भी पौधों पे लगी हुई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जैसे कुछ पुष्प सिरस्थ स्थिति पर लगे हुए थे और कुछ कक्षस्थ स्थिति पर लगे हुए थे। ऐसे अगर पुष्प के रंग की बात करें तो वो भी आंखों से सीधा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही फली के रंग की और फली के आकार की बात करें तो वो भी सीधे स्पष्ट आंखों से दिखाई दे रही थी। तो जो लक्षण पौधों को देखने पर सीधे ही आंखों से ऐसे हमें दिखाई दें उन लक्षणों को क्या कहा जाता है, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहा जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं बाह्य आकारिकी स्वरूप जो दिखाई देता है जीव के किसी लक्षण का बाह्य आकारिकीय स्वरूप जो दिखाई देता है उसे लक्षण प्रारूप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लक्षण प्रारूप कहा जाता है। ये तो हो गई लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की बात। अब अगर हम दूसरी बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो वो है जीनीय प्रारूप। उसे क्या कहा जाता है, जीनीय प्रारूप या जीनोटाइप। जीनीय प्रारूप या जीनोटाइप को हम लक्षण प्रारूप की तरह सीधा नहीं देख सकते। किसी जीव के स्वरूप के आनुवांशिक संगठन को
जीव के स्वरूप का जो आनुवांशिक संगठन है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उसे क्या कहा जाता है? जीनीय प्रारूप। जीव के किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार आनुवांशिक संगठन को जीनीय प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। किसी भी जीव के शरीर का अगर कोई भी लक्षण है तो उस लक्षण के लिए जो आनुवांशिक संगठन जिम्मेदार है, उसी आनुवांशिक संगठन को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप या जीनीय प्रारूप कहा जाता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो लक्षण प्रारूप या जीनीय प्रारूप जिसको हम फिनोटाइप और जीनोटाइप बोल रहे हैं, इनमें से जो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप है ये वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो अपन यहाँ नोट लगाकर ये लिख सकते हैं कि जो लक्षणीय प्रारूप है वो वातावरणीय कारकों से क्या होता है? प्रभावित होता है। कैसे एक बार सुनो। जैसे कारक जैसे अत्यधिक धूप, उसकी वजह से पौधे की लंबाई प्रभावित हो सकती है, या पानी की कमी होना, या हवा, भौतिक कारक हैं जो किसको प्रभावित कर सकते हैं? लक्षण प्रारूप को तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी भौतिक कारक का जीनीय प्रारूप या जीनोटाइप पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अपन ये कह सकते हैं कि लक्षण प्रारूप को वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन जीनीय प्रारूप को नहीं करते। लक्षणीय प्रारूप को तो वातावरणीय कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, लेकिन जीनीय प्रारूप को वातावरणीय कारक प्रभावित नहीं करते। उसके बाद हम बात करेंगे प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों की। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण जो होते हैं। इधर देखो, मेंडल ने जनक पौधे काम में लिए। जनक पौधे हम किसे कह रहे हैं? जैसे मान लो ये एक बोना पौधा लिया। पौधे की लंबाई के लक्षण को आधार मानकर मेंडल ने एक लंबा और एक बोना पौधा लिया। इस लंबे और बोने पौधे के बीच मेंडल ने क्या करवाया? संकरण करवाया। और लंबे और बोने पौधे के बीच संकरण कराकर मेंडल ने कौन सी पीढ़ी प्राप्त की? F1 पीढ़ी, यानी फर्स्ट फीलियल, पहली जनरेशन के पौधे तैयार किए। इसको जो पहली जनरेशन के जो पौधे मिले वो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। अब देखो, इन पौधों को तैयार करने के लिए इसने दो प्रकार के पौधे लिए थे, लंबे और बोने। ठीक है, लेकिन जो पौधे बने वो सारे कैसे बने? लंबे ही बने। इसका मतलब लंबापन का लक्षण तो इनमें आया, लेकिन बोनेपन का लक्षण इस पीढ़ी के पौधों में देखने को नहीं मिला मेंडल को। तो प्रथम पीढ़ी के पौधों में सिर्फ लंबेपन का लक्षण ही आया। बोनेपन के लक्षण के लिए जिम्मेदार जो बोनेपन का जो लक्षण था वो प्रथम पीढ़ी के अंदर देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके से जो लक्षण जनक पौधों के बीच क्रॉस करवाने से या संकरण करवाने से जो लक्षण F1 पीढ़ी के अंदर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और जो लक्षण F1 पीढ़ी के अंदर नहीं आते, जैसे बोनेपन का लक्षण नहीं आया, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो लक्षण F1, आप समझ गए होंगे इसको कि F1 पीढ़ी की हम कैसे क्या बात कर रहे हैं? जनक पौधों के बीच संकरण करवाने से तैयार पीढ़ी। जो लक्षण या वे लक्षण अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रभावी लक्षण। इसी तरह अगर हम अप्रभावी लक्षण की बात करें तो अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो ये तो हो गई बात प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण की। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। इसी टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत जो नेक्स्ट बिंदु है वो हमारा है एकल संकर प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो,
मेंडल ने अपना जो एकल संकरण प्रयोग था वो एक लक्षण को आधार मानकर किया था। संकरण प्रयोगों के लिए इसने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को काम में लिया। उन्हीं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से किसी एक लक्षण को आधार मानकर मेंडल ने संकरण प्रयोग किया। हम चाहे कोई सा भी लक्षण ले सकते हैं इस प्रयोग के लिए। तो एग्जैक्ट मेंडल ने जो एकल संकर प्रयोग किया था, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अब। क्योंकि अपन परिभाषा तो इस तरीके से दे सकते हैं कि एकल संकर प्रयोग क्या है, वह संकरण प्रयोग जो एक लक्षण के आधार पर किया जाता है, या एक लक्षण की वंशागति के अध्ययन के लिए मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किया उसे क्या कहा जाता है, एकल संकरण प्रयोग या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह हम द्विसंकरण की, त्रिसंकरण की, बहुसंकरण की, संकर पूर्व संकरण, परीक्षण संकरण, इन सब की बातें करेंगे। आज का जो अपना वीडियो है इसको अपन यही विराम देते हैं। अपन एकल संकरण प्रयोग की बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। शेष बचा हुआ आपका दिन बहुत शुभ रहे।